हेलो डॉक्टर्स। तो आज हम एक बहुत बेहतरीन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज इम्यूनोलॉजी। इसका रोल आपको कई सब्जेक्ट्स में देखने को मिलेगा, लाइक पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड मैनी अदर्स। आज की जो हमारे टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे इम्यूनिटी, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इम्यूनिटी क्या होती है। तो इम्यूनिटी को समझने के लिए हमको एक इंसान के बच्चे की जरूरत पड़ेगी और उस इंसान के बच्चे का नाम क्या है? चंदू। तो चंदू हमें इम्यूनिटी समझने में हेल्प करेंगे। कैसे हेल्प करेंगे समझिएगा। अब चंदू की बॉडी के अंदर पर डे बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे वायरसेस या फिर कह दीजिए फंजाई या पैरासाइट एंटर करते हैं। अब कैसे एंटर कर सकते हैं? तो या तो फूड के थ्रू, वाटर के थ्रू, या इसकी बॉडी में जितनी भी ओपनिंग्स हैं उनके थ्रू, या इसकी बॉडी पे अगर कोई कट या लीजन होता है तो उसके थ्रू। चंदू की बॉडी में बहुत सारे माइक्रोब्स या फिर आप कहिए पैथोजन मतलब डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स इसकी बॉडी में एंटर करते हैं। लेकिन चंदू डेली बीमार नहीं पड़ता। चंदू बीमार नहीं पड़ता। क्यों नहीं बीमार पड़ता चंदू डेली? क्योंकि चंदू के पास एक एबिलिटी है। क्या है? एबिलिटी है इन माइक्रोब्स या पैथोजन से फाइट करने की। तो चंदू के पास क्या है? एक एबिलिटी है इन माइक्रोब्स से या पैथोजन से फाइट करने की और अपने आप को डिसीज होने से बचाने की। इस एबिलिटी को ही हम क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी बोलते हैं। तो आपको बात समझ में आई इम्यूनिटी क्या होती है? ये एबिलिटी ऑफ होस्ट है टू फाइट विद द डिसीज कॉजिंग एजेंट्स। इन किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म की डिसीज कॉजिंग एजेंट्स, माइक्रोब्स, पैथोजन से जो फाइट करने की एबिलिटी होती है उसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं। अब ये इम्यूनिटी वाली जो एबिलिटी है आती कहां से है? तो हमारी बॉडी में एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम। वो प्रोवाइड करता है इस कैपेबिलिटी को, इस एबिलिटी को। अब ये इम्यून सिस्टम क्या है? तो आपको पता है सिस्टम बनता कैसे है। आप एल्विस यादव वाले सिस्टम पे ना जाइए, आप बॉडी के सिस्टम पे जाइए। तो आपको पता है कि सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनाते हैं ऑर्गेनिज्म। चंदू क्या था? चंदू तो एक ऑर्गेनिज्म था, तो इसमें क्या होंगे? बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होंगे। वैसे ही सिस्टम की एक बात कर रहे हैं हम, वो है इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन, टिश्यू, सेल्स, प्रोटीन और मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे। इम्यून सिस्टम से एसोसिएटेड कुछ ऑर्गन्स या टिश्यू की अगर हम बात करें तो वो है बोन मैरो, थायमस, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, टॉन्सिल्स, म्यूकस मेम्ब्रेन। सेल्स की बात करें तो हमको डब्ल्यूबीसी, और प्रोटीन और मॉलिक्यूल्स की बात करें तो एंटीबॉडी, साइटोकाइंस, इंटरल्यूकेंस एंड मैनी अदर प्रोटीन एंड मॉलिक्यूल्स। तो ये सारे जो चीजें मैंने आपको डिस्कस करी हैं ये इम्यून सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, इनका इम्यून सिस्टम में रोल है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में रोल है। क्या रोल है? बोन मैरो का क्या रोल है? थायमस का क्या रोल है? डब्ल्यूबीसी का क्या रोल है? जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे सारे स्ट्रक्चर्स के रोल हमें एक एक करके दिखने लग जाएंगे। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस इम्यूनिटी के कितने टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली इम्यूनिटी जो होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दोनों में क्या अंतर है? देखो, इन्नेट इम्यूनिटी को हम कंजेनाइटल इम्यूनिटी भी कहते हैं, क्योंकि इन्नेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है जो एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसे अपने साथ लेके पैदा होता है। यानी वो इम्यूनिटी जो बच्चे के अंदर सिंस बर्थ प्रेजेंट है। ऐसी इम्यूनिटी जो बच्चे के अंदर सिंस बर्थ प्रेजेंट है, बच्चा जिस इम्यूनिटी को अपने साथ लेके पैदा हुआ है उसको हम इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं। इसकी खास बात यह है कि ये रैपिडली एक्ट करती है, लेकिन ये नॉन स्पेसिफिक टाइप की इम्यूनिटी है। कैसी है? नॉन स्पेसिफिक टाइप की इम्यूनिटी है। कहने का मतलब चाहे बैक्टीरिया एंटर करे, चाहे वायरस एंटर करे, चाहे फंजाई एंटर करे, चाहे पैरासाइट एंटर करे, इसका जो इनके अगेंस्ट जो रेस्पॉन्स होगा वो नॉन स्पेसिफिक होगा, यानी सेम टाइप का रेस्पॉन्स जनरेट होगा। चाहे कोई भी फॉरेन मैटर एंटर करता है, चाहे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट, कोई भी एंटर करेगा, ये अपना जो रेस्पॉन्स शो करती हैं वो सेम जनरेट करती हैं इन द डिसीज एस्पेक्ट। एक खास बात और होती है, इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है ये अपने अंदर कोई मेमोरी रिटेन करके नहीं रख पाती। जैसे कि मान लीजिए एक बार कोई बैक्टीरिया एंटर किया, इन्होंने सेम रेस्पॉन्स जनरेट किया। दूसरा बार वही बैक्टीरिया एंटर किया, इन्होंने फिर से वही सेम रेस्पॉन्स जनरेट किया। लेकिन जब दूसरी बार वो बैक्टीरिया एंटर किया था बॉडी में, तो इस इन्नेट इम्यूनिटी के पास कोई ऐसी एबिलिटी नहीं है कि ये पहचान सके कि ये बैक्टीरिया पहले भी हमारे पास आया हुआ है और पहले जब आया था तो हमने क्या रेस्पॉन्स जनरेट किया था। ये सारी जानकारी स्टोर करने की जो कैपेसिटी है, मेमोरी एक बना के रखने की कैपेसिटी जो है, वो इस इन्नेट इम्यूनिटी के पास नहीं होती। तो इन्नेट इम्यूनिटी समझ में आ गई, जो बाई बर्थ प्रेजेंट है, जिसको बच्चा साथ लेके पैदा हुआ है। अब बात करते हैं इंटरेस्टिंग के बारे में, वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम एडेप्टिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्यों बोलते हैं? बेसिकली ये वो इम्यूनिटी है जिसको बच्चा अपने साथ लेके पैदा नहीं हुआ है,
ये तब डेवलप होती है, ये तब डेवलप होती है जब कोई भी पर्सन, कोई भी बच्चा इस एनवायरमेंट से एक्सपोज होता है। एनवायरमेंट से जब एक्सपोज होता है, एनवायरमेंट में प्रेजेंट माइक्रोब्स, पैथोजेंस जब उनसे एक्सपोज होता है, तब उसकी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एडेप्टिव इम्यूनिटी। अब ये डेवलप हो रही है तो ये कंपैरेटिवली स्लो होगी, और ये डेवलप हो रही है तो रेस्पॉन्स में जनरेट हो रही है। जब बंदा, पर्सन एक्सपोज हो रहा है बैक्टीरिया से या वायरस से या फंजाई से या पैरासाइट से, तब डेवलप हो रही है। तो ये स्पेसिफिक भी होती है। बैक्टीरिया आएगा तो अलग रेस्पॉन्स होगा, वायरस आएगा तो अलग रेस्पॉन्स होगा, फंजाई आएगी तो अलग रेस्पॉन्स होगा। यानी कौन एंटर कर रहा है बॉडी में, पैथोजन क्या है, उस पर स्पेसिफिक होती है। साथ ही साथ इसके अंदर एक कैपेसिटी भी होती है कि ये मेमोरी बना के क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक बैक्टीरिया, कोई पर्टिकुलर बैक्टीरिया की हम बात करें, साल्मोनेला टाइफी, वो किसी हमारी बॉडी में एंटर किया, ठीक है। उसके बाद कुछ टाइम बाद वो बैक्टीरिया फिर से एंटर किया, तो ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, इसके पास एक टेंडेंसी होती है कि ये पहचान लेती है कि ये बैक्टीरिया एक बार पहले भी हमारी बॉडी में एंटर किया था, तब हमने इसके खिलाफ ये वाला एक्शन चलाया था। तो ये जो मेमोरी स्टोर करने की कैपेसिटी जो होती है, मेमोरी रिटेन करने की जो कैपेसिटी होती है, वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के पास होती है। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है, इसके फर्दर दो टाइप्स होते हैं। इंटरेस्टिंगली ये दो तरह की होती है, वन इज एक्टिव एंड अनदर इज पैसिव। इसको समझने के लिए हमें फिर से चंदू की हेल्प लगेगी, तो यहां हम फिर से चंदू को बुला लेते हैं। तो चंदू अब हमें हेल्प करेंगे एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी को समझने में, एक्टिव एंड पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी को समझने में। तो चंदू अगेन इज हियर, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का क्या मतलब है। अगर चंदू खुद से इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी को जनरेट करता है, इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी को जनरेट करता है, तो हम इसको बोलते हैं एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मैं क्या बोलता हूं, अगर चंदू खुद से सेल्फ जनरेट करता है इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी को, तो हम इसको बोलते हैं एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब खुद से जनरेट करने का क्या मतलब होता है, तो खुद से जनरेट करने का मतलब यह है कि चंदू की बॉडी में या तो नेचुरली पैथोजन जाए, नेचुरली पैथोजन इसकी बॉडी में एंटर करे, या फिर हम इंट्रोड्यूस कराएं जबरदस्ती। बात समझ में आ रही। तब चंदू की बॉडी जो इम्यूनिटी जनरेट करेगी उसको हम बोलेंगे एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आई रिपीट अगेन, जब चंदू की बॉडी में या तो नेचुरली पैथोजन जा रहा है, बाई फूड, बाई वाटर, बाई नोज, ठीक है, हम नहीं जबरदस्ती इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, नेचुरली एनवायरमेंट में प्रेजेंट है और नेचुरली उसकी बॉडी में जा रहा है, तो उसकी बॉडी जो है वो जनरेट कर रही है इम्यूनिटी, तो दैट इज नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है, जब नेचुरली जा रहा है। लेकिन मान लीजिए हम जबरदस्ती डाल रहे हैं, जैसा हम वैक्सीनेशन के केस में करते हैं। वैक्सीनेशन के केस में इनएक्टिव बैक्टीरिया या वायरस को हम बॉडी में इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है, आप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो जब वो इनएक्टिव फॉर्म जाती है तो वो उसके अगेंस्ट हमारी जो चंदू की बॉडी है वो कुछ रेस्पॉन्स जनरेट करेगी, कुछ रेस्पॉन्स डेवलप करेगी। तो जब वो खुद से जा रही है तो ये है नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। लेकिन जब आप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो ये है आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी समझ में आ गई, एक्टिव वाली समझ में आ गई। अब पैसिव वाली समझते हैं। अब पैसिव वाली को समझिए। मान लीजिए इस चंदू को स्नेक ने काट लिया, सांप ने काट लिया, ठीक है। अब चंदू को सांप ने काट लिया और सांप का जहर चंदू की बॉडी में फैल रहा है, तो क्या आप इस बात का वेट करेंगे कि चंदू की बॉडी खुद से रेस्पॉन्स करे? क्योंकि अगर हम इस बात का वेट करेंगे कि चंदू की बॉडी खुद इसके अगेंस्ट रेस्पॉन्स जनरेट करे, खुद इम्यूनिटी डेवलप करे, खुद से बचाए, तो तब तक तो चंदू निपट जाएगा, तब तक तो चंदू भगवान को प्यारा हो जाएगा। तो बेसिकली जब हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम उस पर्सन को ये टाइम दे सकें कि वो खुद से जनरेट करे, तब इस्तेमाल किया जाता है पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का। अब इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली ये होता है कि किसी और के अंदर या किसी अदर कंडीशन में एक्वायर्ड इम्यूनिटी जनरेट हुई है, किसी और इंसान के अंदर जनरेट हुई है, या आपने लेबोरेटरी में जनरेट करी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उसका कंपोनेंट आप इस चंदू की बॉडी में डाल रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि जो हमारा एंटी स्नेक वीनम होता है, एंटी स्नेक वीनम होता है, ये क्या होती है, एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है, हमने इस चंदू की बॉडी में डाल दी, क्योंकि चंदू की बॉडी खुद डेवलप करती तब तक चंदू निपट जाता।
तो हमने ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, चाहे वो लेबोरेटरी में प्रिपेयर की गई हो या हमने किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप कराई हो, उन एंटीबॉडीज को हमने डेवलप कराया हो, ठीक है। तो यानी कि पैसिव वाले केस में क्या होता है कि चंदू की खुद की बॉडी एक्वायर्ड इम्यूनिटी को डेवलप नहीं कर रही है, किसी और पर्सन के अंदर या किसी लेबोरेटरी के अंदर एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप की गई और उस एक्वायर्ड इम्यूनिटी के जो कंपोनेंट्स थे, जो एंटीबॉडीज थी, उनको लाके पैसिवली हमने चंदू की बॉडी में डाल दिया। तो यह चंदू की बॉडी ने खुद से जनरेट नहीं किया। सो दिस एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज नॉट सेल्फ जनरेटेड। ऐसा आपको कब देखने को मिलता है? ऐसा आपको तब देखने को मिलता है, ये आपको नेचुरली भी देखने को मिलता है और आर्टिफिशियली भी देखने को मिलता है। आर्टिफिशियली अगर कोई किसी को स्नेक काट ले तो एंटी स्नेक वीनम जो हम देते हैं, एंटीबॉडीज देते हैं वो, या किसी को टिटनस का जो हम लगाते हैं इंजेक्शन, एंटी टिटनस सीरम, उसमें आपको आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी डाली जाती हैं। नेचुरली भी ये हमको देखने को मिलता है जब बच्चा अपनी मदर का जो फर्स्ट मिल्क पीता है, जिसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं, तो कोलेस्ट्रम में आईजीए एंटीबॉडी होती हैं जो पैसिवली ट्रांसफर होती हैं फ्रॉम मदर टू चिल्ड्रन। अब वो जो आईजीए एंटीबॉडी है ये बेसिकली एक्वायर्ड इम्यूनिटी का कंपोनेंट है, लेकिन बच्चे को ये पैसिवली मिल रही हैं, मदर से मिल रही हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। डिफरेंस दोनों में समझ में आ गया आपको क्लियरली। ये बाय बर्थ प्रेजेंट होता है, ये आफ्टर बर्थ विद द एक्सपोजर ऑफ द एनवायरमेंट एंड पैथोजन होता है, ठीक है। ये रैपिड होता है, ये थोड़ा स्लो होता है। ये नॉन स्पेसिफिक होता है, ये स्पेसिफिक होता है। यहां कोई मेमोरी क्रिएट नहीं होती, यहां मेमोरी क्रिएट होती है, ठीक है। अब हम समझेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी। तो ये कंपोनेंट है इनेट इम्यूनिटी के, इनको हम डिटेल में समझने जा रहे हैं। सो बेसिकली आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट ऑफ इनेट इम्यूनिटी। अब जो हमारी इनेट इम्यूनिटी है, जिसे बच्चा साथ लेके पैदा होता है, उसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? तो पहला होता है फिजिकल बैरियर, या जिसको हम बोलते हैं एपिथेलियल बैरियर, ठीक है, जो फॉर्म्ड होते हैं स्किन और म्यूकोसा से। इसको हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी बोलते हैं, क्योंकि कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी पैथोजन अगर आपकी बॉडी के अंदर एंटर करना चाहता है, तो पहला जो गेट कीपर खड़ा है, पहला जो बैरियर उसके सामने खड़ा है, वो आपकी स्किन ही तो है, वो आपकी स्किन है, वो आपका म्यूकोसा है। इसलिए हम इनको फिजिकल बैरियर, एपिथेलियल बैरियर बोलते हैं, या फिर इनको हम बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। क्या बोलते हैं? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं। दूसरा जो कंपोनेंट है वो है फिजियोलॉजिकल बैरियर, जिसमें फीवर के थ्रू, पीएच के थ्रू, सिक्रेशंस के थ्रू हम जो पैथोजन है उनको किल करते हैं। थर्ड जो बैरियर है वो है सेलुलर बैरियर, जिसमें फैगोसाइटिक सेल्स आती हैं, लाइक मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस वगैरह। नॉन फैगोसाइटिक सेल्स भी आती हैं, नेचुरल किलर सेल्स। ये क्या करती हैं? पैथोजन्स को किल करती हैं और सेलुलर बैरियर की तरह एक्ट करती हैं। नेक्स्ट इज साइटोकाइन बैरियर्स, कुछ केमिकल होते हैं जो एज अ मैसेंजर की तरह काम करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम में। नेक्स्ट इन्फ्लेमेशन जो होता है, ये भी प्रोटेक्ट करता है हमें किसी भी इंजरी या इंफेक्शन से, ठीक है। और नेक्स्ट इज पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर, ये रिसेप्ट करते हैं कि बैक्टीरिया एंटर किया है या वायरस एंटर किया है, ठीक है, उसका रेस्पॉन्स बॉडी में या मैसेज बॉडी में जनरेट करके देते हैं। इन सब के बारे में हम डिटेल में एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं विद द फिजिकल बैरियर। तो फिजिकल बैरियर या फिर एपिथेलियल बैरियर, इसको हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी बोलते हैं, मैंने रीजन बता दिया था। इसमें सबसे पहले स्किन की बात करते हैं। तो स्किन जो होती है, उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, जिसको हम स्ट्रेटम कॉर्नियम बोलते हैं, वो डेड होती है, और इसकी वजह से ये माइक्रोब्स को हमारी बॉडी में एंटर नहीं करने देती, किसी भी पैथोजन को डायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं करने देती। इसका जो पीएच रहता है वो अप्रोक्सीमेटली 3 to 5 रहता है, जिसपे हम बैक्टीरिया की ग्रोथ को होने से रोकता है और बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए बैक्टीरिया स्किन के थ्रू एंटर नहीं कर पाया, लेकिन अगर आपके माउथ के थ्रू या नोज के थ्रू अगर बॉडी में एंटर कर जाता है, तो फिर हमारे पास म्यूकोसा सेल्स होती हैं जो म्यूकस डेवलप करती हैं। तो म्यूकोसा जो होता है, वो जो म्यूकस डेवलप करता है, चिपचिपी सब्सटेंस होता है जो एपिथेलियम लाइनिंग को कवर करके रखता है। किसकी एपिथेलियम लाइनिंग? हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, हमारे जीआईटी यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, और हमारे यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट की जो एपिथेलियम है उनको कवर करके रखता है। तो इस पाथवे के थ्रू अगर कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी पैथोजन एंटर करता है, तो ये जो चिपचिपी सब्सटेंस है, म्यूकस है, ये उसको अपने साथ बाइंड कर लेता है और बाइंड करके अपने साथ ट्रैप कर लेता है, ठीक है। उसके बाद जो सीलिया होते हैं उसको प्रोपेल करके बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर का मतलब यह है कि हमारी बॉडी में कुछ मेटाबॉलिज्म परफॉर्म किया जाएगा, उस मेटाबॉलिज्म की हेल्प से, हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म की हेल्प से हम पैथोजन की जो ग्रोथ है उसको रोकेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो हमारी बॉडी क्या करती है? अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेज कर लेती है। बॉडी के टेम्परेचर को रेज करके
क्या करती है, माइक्रोब्स की, बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है इनको इनहिबिट करती है। यानी हम क्या करते हैं, जैसे कोई पैथोजन एंटर किया, वो डिसीज कॉज कर सकता है, तो बॉडी क्या करती है, टेम्परेचर रेज कर लेती है और इतना रेज कर लेती है कि उस बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो इनहिबिट हो जाए। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे ही हल्का फुल्का बुखार आया तुरंत से हमने पैरासीटामोल ले ली या फिर हमने दवा ले ली, वो क्या किया कि उसने हमारी बॉडी को नेचुरली हील ही नहीं होने दिया। तो फीवर जब बहुत एक्सेस में जाए, 102 जाए, 103 जाए, 105 जाए, तब हमको दवा लेनी चाहिए। 100 पे, 101 पे हमको इतना क्विकली दवा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि फीवर क्या है, एक मेथड है जिससे हमारी बॉडी खुद हील कर रही है हमारे बॉडी को। ठीक है, नेक्स्ट पीएच। पीएच की हेल्प से हमारी बॉडी भी कई सारे माइक्रोब्स को किल करती है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे स्टमक में एचसीएल रिलीज होता है, वो एसिडिक एनवायरनमेंट मेंटेन करता है 1.8 पीएच का। क्यों? क्योंकि खाने में जितने भी बैक्टीरिया वगैरह जा रहे हैं या जितने भी माइक्रोब्स पैथोजन जा रहे हैं उनको किल किया जाए। वेजाइना में भी क्या होता है कि जो ग्लाइकोजन होता है उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करके एसिडिक पीएच मेंटेन किया जाता है, और इस ग्लाइकोजन को एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है डोडालिन बेसिलाई। इस लैक्टिक एसिड की हेल्प से वहां पे एक एसिडिक एनवायरनमेंट किया जाएगा ताकि वहां पे माइक्रोब्स की, बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो। हमारी बॉडी में कुछ सिक्रेशंस भी रिलीज होते हैं जिनके अंदर लाइसोसोम्स नाम के एंजाइम होते हैं। सिक्रेशंस लाइक सलाइवा, लाइक टीयर, इसमें क्या होते हैं, लाइसोसोम एंजाइम्स होते हैं, वो भी क्या करते हैं, हमारी बॉडी में एंटर करने वाले बैक्टीरियाज को या अदर पैथोजेंस को किल करते हैं। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट, दैट इज सेल्यूलर बैरियर। कुछ सेल्स हैं जो हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन का काम करेंगी, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगी। इसमें वन इज फैगोसाइटिक सेल्स, वो सेल्स जो क्या करेंगी, फैगोसाइटोसिस को करेंगी। फैगोसाइटोसिस का मतलब, मान लीजिए ये कोई बैक्टीरिया है, ये कोई बैक्टीरिया है, तो आएंगी और इसको अपने अंदर, बॉडी के अंदर इस तरीके से क्या कर लेंगी, एंगल्फ कर लेंगी, अपनी बॉडी के अंदर एंगल्फ कर लेंगी और इसको डिस्ट्रॉय कर देंगी, यानी फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करती हैं। अगर इसमें फैगोसाइटोसिस की जो हम बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सेल्स की बात करें तो ब्लड के अंदर जो मोस्ट प्रोमिनेंट फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं वो होती हैं न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स। न्यूट्रोफिल्स को हम पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। टिश्यू के अंदर जो फैगोसाइट प्रेजेंट होती हैं, ब्लड के अंदर तो बात कर रही ब्लड वेजल्स के अंदर, अब हम बात करते हैं टिश्यू के अंदर। तो टिश्यू के अंदर जो हमारी मेन फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं वो होती हैं मैक्रोफेजेस। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि जो मैक्रोफेजेस हैं ये हमारी इनेट इम्यूनिटी का भी पार्ट होती हैं और एक्वायर्ड इम्यूनिटी का भी पार्ट होती हैं। मैक्रोफेजेस होती क्या है, तो बेसिकली क्या होता है कि ये आपकी ब्लड वेजल है, इसमें ये आपकी मोनोसाइट है। क्या है? मोनोसाइट। जब मोनोसाइट इस ब्लड वेजल को लीव करके टिश्यू में चली जाती है, किसमें चली जाती है, टिश्यू में चली जाती है, तो ये आपस में फ्यूज करके एक लार्ज सेल बना लेती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, मैक्रोफेज बोलते हैं। न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेज कैसे वर्क करती हैं, इनके फंक्शन क्या होते हैं, इनको अगर आपको बहुत डिटेल में समझना है तो मेरी एक ब्लड फिजियोलॉजी वाली यूनिट मैंने शूट कर रखी है, वहां जाके आप इनके बारे में डिस्कस देखिए, बहुत डिटेल में मैंने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नॉन फैगोसाइटिक सेल्स के बारे में, यानी ऐसी सेल्स जो फैगोसाइटोसिस शो नहीं करेंगी, यानी अपने अंदर बॉडी में लेके उनको किल नहीं करेंगी। उनका किल करने का तरीका दूसरा है, वो कुछ केमिकल सिक्रेट करेंगी जिससे सामने वाले की बॉडी में छेद हो जाएंगे और उनकी बॉडी में छेद करके उनको मारेंगी। मैकेनिज्म थोड़ी देर में समझते हैं, पहले बात करते हैं इनके बारे में कि ऐसी कौन सी सेल्स हैं जो छेद करके मारती हैं। तो नॉन फैगोसाइटिक सेल्स हैं, अपनी बॉडी में इंजेस्ट करके नहीं मारेंगी, छेद करके मारेंगी। इनका नाम है नेचुरल किलर सेल। अभी नेचुरल किलर सेल होती क्या है, तो बेसिकली ये लिम्फोसाइट्स होती हैं। अब तक आपने ये पढ़ा था कि लिम्फोसाइट दो तरह की होती हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स। अब से आप एक और बात जानेंगे कि लिम्फोसाइट एक और तरह की होती है जिसको बोलते हैं नेचुरल किलर सेल, और इसको हम इसके कुछ और नाम भी हैं नेचुरल किलर सेल के, हम इसको इन्नेट लिम्फोइड सेल्स भी बोलते हैं। इन्नेट लिम्फोइड सेल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तब इनको साथ लेके पैदा होता है, तो ये इन्नेट है, बाई बर्थ प्रेजेंट है और ये लिम्फोसाइट्स का पार्ट है, इसलिए हमने इनको इन्नेट लिम्फोइड सेल्स बोला था। इनके साइज के बारे में बात करें तो ये लार्ज साइज की होती हैं, ठीक है, लिम्फोसाइट्स होती हैं और इनकी बॉडी में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये आप जो ग्रेन्यूल्स देख रहे हैं बेसिकली इनको हम लाइटिक ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइटिक ग्रेन्यूल्स बोलते हैं, जो इनकी बॉडी में इनकी सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि लिम्फोसाइट जो होती है वो तीन तरह की होती है, बी, टी एंड एनकेसी, नेचुरल किलर सेल। तो ये जो नेचुरल किलर सेल है ना तो ये बी लिम्फोसाइट है ना ये टी लिम्फोसाइट है, इसलिए हम इनको नल सेल भी बोलते हैं। ठीक है, इनका एक और नाम है एमएससी अनरिस्ट्रिक्टेड सेल्स। एमएससी अनरिस्ट्रिक्टेड सेल क्यों बोलते हैं, उसका रीजन है, हमारी बॉडी में अगर कोई पैथोजन एंटर कर रहा है, कोई भी बैक्टीरिया कोई वायरस एंटर करता है, तो सबसे पहले इसको उठाती है एक सेल जिसको बोलते हैं एपीसी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो इसको उठा के जो देती है वो देती है एमएससी, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। एमएससी को एमएससी डिसाइड करती है कि इसको कौन मारेगा, कैसे मारेगा, क्या सब कुछ होगा। तो एक प्रोसेस चलता है,
यानी एमएससी डिसाइड करती है। लेकिन जो हमारी नेचुरल किलर सेल्स है ये इस प्रोसेस के इंडिपेंडेंट है, ये एमएससी पे डिपेंड नहीं करेंगी, ये खुद जाएंगी उस बैक्टीरिया, पैथोजन या वायरस के पास और खुद जाके उसको कैप्चर करके किल कर देंगी। इनको एमएससी के वर्क पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं है कि एमएससी परमिशन देगा तभी इनको जाके मारना है। अच्छा, मैंने आपको बताया कि लिम्फोसाइट जो होती है वो 3 तरह की होती है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट एंड नेचुरल किलर सेल। तो पहचानेंगे कैसे, कैसे पहचानेंगे? तो कुछ मार्कर्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम पहचानते हैं। अब ये मार्कर्स क्या होते हैं? तो ये मार्कर्स बेसिकली प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। इनकी हेल्प से हम पहचानेंगे कि ये बी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट से, ये नेचुरल किलर सेल है। लेकिन अगर हम बात करें जैसे कि CD19 एंड CD20, अगर ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो ये डिटरमाइन करते हैं कि ये बी लिम्फोसाइट है। अगर CD3 प्रेजेंट है तो ये मार्कर है टी लिम्फोसाइट का। लेकिन CD16, CD56 और CD94 प्रेजेंट है तो ये इस बात का मार्कर है कि ये क्या है, नेचुरल किलर सेल है। अभी नेचुरल किलर सेल्स मारती है तो ये हमारी खुद की बॉडी की सेल्स को क्यों नहीं मारती? ये भी तो समझना है कि इसका काम है किलिंग करने का। तो ये हमारी बॉडी की खुद की सेल्स को क्यों किल नहीं करती? उसका रीजन है कि जो हमारी सेल्फ सेल्स होती हैं, हमारी बॉडी की खुद की सेल्स होती हैं, उनके पास MSC1 होता है। क्या होता है? MSC1 होता है। ये जो नेचुरल किलर सेल्स होती हैं इनके पास 2 आर्म होती हैं, 2 आर्म्स होती हैं। एक होती है एक्टिवेटिंग आर्म और एक होती है इनहिबिटरी आर्म। एक्टिवेटिंग आर्म के पास होता है NKG2D मॉलिक्यूल और जो इनहिबिटरी आर्म होती है उनके पास होते हैं CD94 मॉलिक्यूल। अब जैसे ही नेचुरल किलर सेल जो है ये हमारी बॉडी की सेल के पास आएगी तो हमारी बॉडी की सेल उसको MSC1 दिखा देगी। क्या दिखा देगी? MSC1 दिखा देगी। तो MSC1 जैसे ही ये नेचुरल किलर सेल देखेगी तो पहचान लेगी ये तो हमारी बॉडी की खुद की सेल है। तो जैसे ही पता चलेगा ये हमारी बॉडी की खुद की सेल है तो ये अपनी जो इनहिबिटरी आर्म है, ये जो इनहिबिटरी आर्म है इसको आगे कर देगी, इसको फॉरवर्ड कर देगी और क्या कर देगी? बॉडी को किल नहीं करेगी, क्योंकि उसने पहचान लिया कि ये MSC1 इस पे प्रेजेंट है, इसलिए इनहिबिटरी आर्म को आगे कर दिया, उसको किल नहीं किया। लेकिन मान लीजिए अगेन हमारी ये खुद की सेल है, लेकिन इस बार इस सेल के अंदर क्या हुआ है? वायरस घुस गया है या इसके अंदर ये कैंसर सेल है, ट्यूमर सेल है। क्या है? ट्यूमर सेल है। तो ये हमारी खुद की सेल है लेकिन इस बार इसके अंदर क्या है? वायरस इन्फेक्टेड है या फिर ट्यूमर सेल है। अब भी इसके पास MSC1 है, लेकिन ये वायरस और कैंसर क्या करते हैं? इस MSC1 के एक्सप्रेशन को रिड्यूस कर देते हैं। तो जब इसके MSC1 के एक्सप्रेशन को रिड्यूस कर देंगे तो ये जो नेचुरल किलर सेल है ये पहचान नहीं पाएगी कि हमारी खुद की सेल है। और अच्छी बात है ना पहचान पाए, हम तो मरवाना चाहते हैं ना इस सेल को, क्योंकि ये वायरस इन्फेक्टेड सेल है, कैंसर सेल है। अब वायरस और कैंसर ने क्या किया? खुद के मरने का काम खुद ही कर लिया। उन्होंने MSC1 के एक्सप्रेशन को रिड्यूस कर दिया, जिसकी वजह से NK सेल इनको पहचान नहीं पाई। जब पहचान नहीं पाई तो उसने अपनी एक्टिवेटिंग आर्म को आगे कर दिया, और एक्टिवेटिंग आर्म जब आगे हुई तो उसने क्या किया? इस वायरस इन्फेक्टेड सेल को क्या कर दिया? किल कर दिया। किल करने का तरीका मैंने कहा था ना, छेद कर करके मारेगा। जैसे ही एक्टिवेटिंग आर्म को आगे इंट्रोड्यूस करता है, इस NK सेल्स के अंदर जो ग्रेन्यूल्स थे जिनको हमने लाइटिक ग्रेन्यूल्स कहा था, उनसे एक केमिकल रिलीज होता है जिसको बोलते हैं परफोरिन। वो परफोरिन क्या करता है? इस सेल के अंदर जाके इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होल्स कर देता है, जिसकी वजह से वाटर इसकी सेल के अंदर एंटर कर जाता है और सेल जो होती है वो बस्ट कर जाती है। इतनी बात समझ में आ गई? मैकेनिज्म समझ में आ गया? NK सेल्स को स्टिमुलेट कौन करता है? तो NK सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं इंटरल्यूकिन 2 एंड इंटरल्यूकिन 15। जो NK सेल्स उनको एक्टिवेट कौन करता है किलिंग करने के लिए? तो वो है इंटरल्यूकिन 12। अब हम बात करते हैं एक कंसेप्ट के बारे में, दैट इज ADCC, यानी एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल्युलर साइटोटॉक्सिसिटी। इसका क्या मतलब होता है? एक कोई वायरस इन्फेक्टेड सेल है या कोई हमारी कैंसर सेल है, ट्यूमर सेल है, इसको हमको किल करना है। लेकिन इस बार किल करने में हमारी जो हेल्प करेंगी वो है एंटीबॉडी, यानी एंटीबॉडी हमारी हेल्प करेंगी किसी वायरस इन्फेक्टेड सेल को, किसी कैंसर सेल को किल करने में। इसलिए इसका नाम क्या हो गया? एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल्युलर साइटोटॉक्सिसिटी, यानी एंटीबॉडी पे डिपेंड है हम सेल को किल करने के लिए। जब कोई वायरस इन्फेक्टेड सेल हो जाती है या ट्यूमर सेल में कन्वर्ट हो जाती है तो इस सेल को एक प्रोटीन कोड कर लेती है। उस प्रोटीन का नाम है ऑप्सोसिन, और इस ऑप्सोसिन में क्या प्रेजेंट होती है? IgG प्रेजेंट होती है, IgG एंटीबॉडी होती है। अब ये जो IgG एंटीबॉडी होती है ये क्या करती है? इस सेल को किल करने में हेल्प करेगी। अब इस सेल को किल किसी के द्वारा भी किया जा सकता है, न्यूट्रोफिल के द्वारा, मैक्रोफेज के द्वारा, इजनोफिल के द्वारा या नेचुरल किलर सेल के द्वारा, किसी की हेल्प से किल किया जा सकता है। हम यहाँ नेचुरल किलर सेल पढ़ रहे हैं तो नेचुरल किलर सेल की हेल्प से कैसे किल किया जाएगा वो समझते हैं। तो ये हम इसकी जो डेथ है, इस वायरस इन्फेक्टेड या फिर कैंसर सेल की डेथ बाई NK सेल। तो बेसिकली क्या होता है कि ये हमारी वायरस इन्फेक्टेड सेल है और कैंसर सेल है, इसको सराउंड कर रखा है किसने? ऑप्सोनिन ने, यानी कि IgG एंटीबॉडी ने।
आईजीजी एंटीबॉडीज का ये पोर्शन जो आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं एफसी पोर्शन। क्या बोलते हैं? एफसी पोर्शन। और इस एफसी पोर्शन के पास टेंडेंसी होती है कि ये CD16 रिसेप्टर को रिसेप्ट कर लेता है। CD16 रिसेप्टर को रिसेप्ट कर लेता है। मैंने आपको बताया था कि CD16 रिसेप्टर किसके पास होते हैं? एन के सेल का वो है, मार्कर है। तो बेसिकली ये जो आपकी वायरस इन्फेक्टेड सेल्स है, इसको कवर किया हुआ है ऑप्सोनिन ने, यानी आईजीजी एंटीबॉडी ने। आईजीजी एंटीबॉडी का ये वाला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं एफसी पोर्शन ऑफ आईजीजी। ये जो एफसी पोर्शन है, ये बाइंड हो सकता है किसके साथ? CD16 रिसेप्टर के पास। और CD16 रिसेप्टर किसके पास है? एन के सेल के पास। तो एन के सेल्स इस CD16 रिसेप्टर की हेल्प से इससे बाइंड हो जाएगी और इस वायरस सेल को क्या कर देगी? किल कर देगी। इतनी बात समझ में आ गई? चलो, हमने सेलुलर बैरियर डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे साइटोकाइन बैरियर के बारे में। साइटोकाइन बैरियर्स होते क्या हैं? तो साइटोकाइन बेसिकली क्या होते हैं? प्रोटीन्स होती हैं, और इनको कहा जाता है मैसेंजर मॉलिक्यूल ऑफ द इम्यून सिस्टम। हमारे इम्यून सिस्टम में किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना है तो मैसेंजर मॉलिक्यूल जो हेल्प करेंगे वो क्या है? साइटोकाइंस होते हैं। तो साइटोकाइंस बेसिकली प्रोटीन्स होती हैं जो कई सेल्स के द्वारा रिलीज की जाती हैं। इनका जो काम होता है वो होता है मेडिएट एंड रेगुलेट इम्यून एंड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। तो हमारी बॉडी में जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होती हैं, इन्फ्लेमेशन होता है जो, या फिर इम्यून सिस्टम जो वर्क करता है उसको मीडिएट करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए जो प्रोटीन्स होती हैं उनको हम साइटोकाइंस बोलते हैं। 3 तरह की होती हैं, TNF, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकिन्स और इंटरफेरॉन्स। इनके बारे में मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया हुआ है, जो मैंने इन्फ्लेमेशन वाली सीरीज बनाई हुई है। इन्फ्लेमेशन में मैंने इनको बहुत डिटेल में बनाया हुआ है, आप चाहें तो वहां से इनके बारे में डिटेल पढ़िएगा। इस चैप्टर में हमको इंटरफेरेंस के बारे में थोड़ा डिटेल में समझना है, तो मैं इंटरफेरेंस के बारे में थोड़ा डिटेल में बता देता हूं। इंटरफेरेंस होते क्या है? तो इंटरफेरेंस बेसिकली एंटीवायरल प्रोटीन है। क्या है? एंटीवायरल प्रोटीन है। कहां से सीक्रेट होती है? तो वायरस से ही सीक्रेट होती है। तो इंटरफेरेंस के बारे में बात कर रहे हैं। इंटरफेरेंस क्या है? एंटीवायरल प्रोटीन है। कहां से सीक्रेट होंगी? वायरस इन्फेक्टेड सेल से सीक्रेट होंगी। पर्पस क्या है इनका? आस पड़ोस की सेल्स को बचाना। यानी मान लीजिए ये एक सेल है जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है, इस सेल के अंदर वायरस घुस गया है, ये वायरस इन्फेक्टेड सेल है, ये क्या रिलीज करेगी? इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का काम क्या होगा? अपने जो पास में सेल्स हैं, आस पड़ोस में जो सेल्स हैं, उनको वायरस से बचाना, वायरस से बचाना। तो बात समझ आ गई? इंटरफेरेंस वायरस इन्फेक्टेड सेल्स के द्वारा रिलीज किए जाते हैं और इनका काम है अपने आसपास की सेल्स को बचाना। कैसे? मैकेनिज्म समझाएंगे, बहुत ब्यूटीफुल मैकेनिज्म है। ये वायरस है, ये इस वायरस का जेनेटिक मटेरियल है। ये वायरस इस सेल में एंटर किया, इस इन्फेक्टेड सेल में एंटर किया। जब वायरस एंटर करेगा तो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो इस सेल में चला जाएगा। इस जेनेटिक मटेरियल को कुछ रिसेप्टर होते हैं सेल में, वो पहचान लेंगे। उन रिसेप्टर का नाम है PRR रिसेप्टर, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर। जब ये रिसेप्टर पहचानेंगे तो ये मैसेज भेजेंगे कहां? न्यूक्लियस के अंदर। ये मैसेज कहां भेजेंगे? न्यूक्लियस के अंदर। और मैसेज भेजेंगे कि इंटरफेरेंस का जो जीन है उसको एक्टिवेट करो। इंटरफेरेंस का जीन जब एक्टिवेट होगा तो mRNA बनाएगा, और mRNA बनाएगा तो फिर वो mRNA प्रोटीन बनाएगा, और उन प्रोटीन को हम बोलेंगे इंटरफेरेंस। ये प्रोटीन्स इंटरफेरेंस इस इन्फेक्टेड सेल से बाहर निकलेंगी और आसपास की जो सेल्स हैं उनके पास जाएंगी। आसपास की जो सेल्स होती हैं उनके पास इस इंटरफेरेंस के लिए रिसेप्टर्स होते हैं। वो इस इंटरफेरॉन को रिसेप्ट करेंगी और फिर अपने न्यूक्लियस को मैसेज भेजेंगी कि इंटरफेरेंस कोई इंफॉर्मेशन लेके आया है कि किसी वायरस की एंट्री बॉडी में हो चुकी है। इसलिए ये जो न्यूक्लियस होगा ये एक प्रोटीन बनाएगा जिसका नाम है ट्रांसलेशन इनहिबिटरी प्रोटीन, यानी ऐसी प्रोटीन जो इस सेल में ट्रांसलेशन के प्रोसेस को रोक देगी। क्या करेगी? ट्रांसलेशन। आप जानते हैं ना, जीन या डीएनए से बनता है एमआरएनए, इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। और एमआरएनए से बनती है प्रोटीन, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ये जो डीएनए है इस सेल का, ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, टीआईपी प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा जो ट्रांसलेशन को इनहिबिट कर देगी, इस प्रोसेस को इनहिबिट कर देगी। जब इस प्रोसेस को इनहिबिट कर देगी तो इस बॉडी में, इस सेल में किसी भी तरह की प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो बेसिकली ये क्या कर देगी? इट शट डाउन सेल्यूलर मशीनरी फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन का सिंथेसिस होने वाली जो मशीनरी है उसको रोक देगी। जब प्रोटीन को बनने से रोक दिया जाएगा तो होगा क्या? अगर वायरस इसमें एंटर भी कर जाएगा और रेप्लिकेट करना चाहेगा तो वायरस की जो आउटरमोस्ट कोट होती है, जिसको हम प्रोटीन कोट होती है, जिसको कैप्सिड बोलते हैं, उस कैप्सिड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से वायरस मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। ये आप वायरस देख रहे हैं, ये इस वायरस का जेनेटिक मटेरियल है,
ये प्रोटीन कोट है जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं। इस कैप्सिड का फॉर्मेशन ही नहीं होगा क्योंकि इस सेल ने अपनी प्रोटीन की जो मशीनरी है उसको बंद कर दिया है, जिसकी वजह से वायरस जो है वो रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, अपनी कॉपीज नहीं बना पाएगा, ठीक है, और वायरस की ग्रोथ होने से रुक जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इंटरफेरेंस जो होते हैं बेसिकली ये स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, यानी ह्यूमन का इंटरफेरेंस ह्यूमन से ही काम करेगा, पिग में काम नहीं करेगा, रैबिट में काम नहीं करेगा। लेकिन वायरस नॉन स्पेसिफिक होते हैं, यानी इंटरफेरॉन हर वायरस के लिए वर्क करेगा। दोबारा सुनो क्या कह रहा हूं, स्पीसीज स्पेसिफिक है। ह्यूमन का इंटरफेरॉन ह्यूमन में काम करेगा, रैबिट का रैबिट में काम करेगा, पिग का पिग में काम करेगा। लेकिन वायरस नॉन स्पेसिफिक होते हैं। कोई भी वायरस एंटर करे, चाहे तंबाकू मोजेक वायरस एंटर करे, चाहे टीबी का वायरस, चाहे पोलियो का वायरस एंटर करे, चाहे मीजल्स का वायरस एंटर करे, कोई भी वायरस एंटर करे तो सब में इफेक्टिव होते हैं। तो वायरस नॉन स्पेसिफिक होते हैं, सबके अगेंस्ट काम करते हैं। सो इंटरफेरेंस के बारे में हमने क्या समझा कि ये क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं वायरल इंफेक्शन को, यानी वायरस की ग्रोथ को रोकते हैं। तो हमने इनको प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे लेना इस्तेमाल कर दिया। प्रोफाइलैक्सिस का क्या मतलब होता है कि किसी डिसीज को होने से पहले उसका बचाव करने के लिए कुछ लगा लेना, कुछ यूज कर लेना। तो हम अगर किसी की बॉडी में इंटरफेरेंस प्रेजेंट है तो उसकी बॉडी में वायरस की जो ग्रोथ होगी वो नहीं होगी, क्योंकि वो रेजिस्ट करते हैं वायरस के रेप्लिकेशन को। तो इसका यूज प्रोफाइलैक्सिस के फॉर्म में होने लगा। साथ ही वायरल डिसीज में भी इसका ट्रीटमेंट के फॉर्म में यूज होने लगा। कुछ प्रोमिनेंट जो है वो है इंटरफेरॉन अल्फा, इंटरफेरॉन बीटा एंड इंटरफेरॉन गामा। एक इंपॉर्टेंट यूज बताना चाहेंगे इंटरफेरॉन अल्फा का, जो हमारा एड्स का वायरस होता है, ये बेसिकली ऑन्कोजेनिक वायरस होता है, यानी कि ये कैंसर वायरस में कन्वर्ट हो जाता है। तो एड्स का जो वायरस होता है वो कार्पोसी सार्कोमा वायरस में कन्वर्ट हो जाता है और कॉज करता है स्किन एंड म्यूकोसल कैंसर। लेकिन अगर आप इंटरफेरॉन अल्फा का यूज करेंगे तो वो इस कन्वर्जन को रोक देता है। यानी एड्स के एक पेशेंट है, उसको एड्स है, आप उसको इंटरफेरॉन अल्फा देंगे, अगर नहीं देंगे तो एड्स का वायरस अपने आप को कार्पोसी सार्कोमा वायरस में कन्वर्ट करेगा। तो एड्स का जो पेशेंट है उसको एडिशनली कैंसर भी हो जाएगा। अगर आपको कैंसर होने से रोकते हैं तो आप उसको इंटरफेरॉन अल्फा देंगे ना। नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करें तो हम बात करेंगे पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर के बारे में। तो पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर का नाम मैंने थोड़ी देर पहले ही लिया था। मैंने जब आपको बताया था कि जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल जब इस इंसान की सेल में पहुंच रहा था तो कैसे पता चला था, इस सेल को, वायरस इन्फेक्टेड सेल को कैसे पता चला था कि वायरस का जो डीएनए है वो एंटर कर गया हमारी सेल में। तो कुछ रिसेप्टर्स थे, उन रिसेप्टर का नाम क्या था, पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर। तो कहने का मतलब यह है, सेल में अगर कोई बाहर से कुछ एंटर करता है तो उसको रिसेप्ट करने का जो काम होता है वो कौन करता है, दिस पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये क्या करते हैं, रिसेप्ट करते हैं बैक्टीरियाज को, वायरसेस को, पैरासाइट्स को, एटसेट्रा को। अगर हम इनके एग्जांपल की बात करें तो एक है टोल लाइक रिसेप्टर। ये बेसिकली मेनली बैक्टीरिया को रिसेप्ट करता है, बाकी की अदर चीजों को भी कर सकता है। कहां प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। किसकी मेम्ब्रेन पे, सेल की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, देखो जैसे सेल की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है या किसी सेल ऑर्गेनेल की मेम्ब्रेन पे भी प्रेजेंट हो सकता है। तो टोल लाइक रिसेप्टर मेनली बैक्टीरिया को रिसेप्ट करता है, अदर्स को भी कर सकता है। सी टाइप लैक्टिन रिसेप्टर, ये बेसिकली फंगस को रिसेप्ट करता है, ये भी कहां प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, सी टाइप। नेक्स्ट इज रिग रिसेप्टर। रिग रिसेप्टर किसको एक्सेप्ट करता है, वायरस को एक्सेप्ट करता है, कहां प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, नेक्स्ट इज नोड रिसेप्टर, कहां प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में। किस किस को रिसेप्ट करता है, अगर बॉडी में कोई नेक्रोटिक सेल्स है या कुछ ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट, फंजाई, इनको रिसेप्ट करता है। कुछ डिसीज में भी इसका रोल है, लाइक डायबिटीज मेलाइटस में एंड इन्फ्लेमेटरी बोल डिसीज में। इन्फ्लेमेटरी बोल डिसीज जब हमारा नॉट टू म्यूटेशन होता है, ये नॉट रिसेप्टर है, इसके अंदर म्यूटेशन हो जाए, नॉट टू रिसेप्टर में जब म्यूटेशन होता है तो उसकी वजह से जो डिसीज होती है वो होती है इन्फ्लेमेटरी बोल डिसीज। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर। तो पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर के अगर हम टाइप बात करें तो उसमें जो पहला था हमारा टोल लाइक रिसेप्टर, इसके कई टाइप्स होते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये मेनली बैक्टीरिया से बाइंड होता है, बट अदर के साथ भी बाइंड हो सकता है। तो ये किस किस से बाइंड होता है और इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो टोल लाइक रिसेप्टर 2, ये बाइंड होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के साथ और टीबी के बैक्टीरिया के साथ। 2 का डबल करो तो 4 किसके साथ बाइंड करता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के साथ। तो इस तरीके से बैक्टीरिया कवर हो गए, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। जो टोल लाइक रिसेप्टर 3 होता है वो बाइंड करता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए के साथ, बट जो 7 और 8 हैं ये बाइंड करते हैं सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के साथ। टोल लाइक रिसेप्टर 5 जो होता है वो बाइंड करता है फ्लैजिलिन के साथ, 6 बाइंड करता है माइकोप्लाज्मा के साथ एंड 9 बाइंड करता है सीपीजी डीएनए के साथ।
तो ये सब हमने समझा पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर के बारे में। नाउ टॉकिंग अबाउट द लास्ट कंपोनेंट ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी, दैट इज इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन क्या होता है, देखो इन्फ्लेमेशन के बारे में भी बताऊं, मैंने 14-15 वीडियोस की एक बहुत बड़ी सीरीज बना रखी है जिसमें बहुत बहुत ज्यादा डिटेल में बात की है, रॉबिन्स पैथोलॉजी पूरी एक्सप्लेन कर रखी है। तो आप इन्फ्लेमेशन को बहुत डिटेल में वहां से पढ़ना पैथोलॉजी वाली सीरीज से। यहां मैं बस इन्फ्लेमेशन के बारे में इतना बता देता हूं। ये मान लीजिए आपकी कोई बॉडी है, इस बॉडी में किसी पैथोजन की एंट्री होती है, ठीक है, या इस बॉडी में आपको कहीं इंजरी हो जाती है, क्या हो जाती है, कोई इंजरी हो जाती है, या कोई पैथोजन एंटर किया है और ये इन्फेक्शन कॉज कर रहा है आपकी बॉडी में। तो आपकी बॉडी का जो वस्कुलराइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, यानी आपका जो ब्लड है और ब्लड वेजल्स हैं, वो इस इन्फेक्शन के खिलाफ, इस पैथोजन के खिलाफ और इस इंजरी के खिलाफ जो प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स जनरेट करेंगे, क्या जनरेट करेंगे, प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स जनरेट करेंगे, उसको हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। आई रिपीट अगेन, आपकी बॉडी में कुछ कोई इंफेक्शन हो रहा है, कोई पैथोजन एंटर कर रहा है, या आपकी बॉडी में कोई इंजरी हुई है, तो आपको बचाने के लिए आपका जो वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड एंड ब्लड वेजल्स, आपको बचाने के लिए जो प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स शो करेंगे, उस प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स को इन्फ्लेमेशन कहते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इम्यूनिटी, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी एंड इन्नेट इम्यूनिटी। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।